Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Okay, just a small piece of information for all of you, and particularly information उनके लिए ज़्यादा important है जो मेरे लेक्चर में पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं, rather I should say. आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, सो इफ यू वांट लाइक 2 मिनट और वेट कर लूं या 2 मिनट और आप पानी वानी पी कर आ जाओ तो दिस इज बेटर, बट अदरवाइज थोड़ा सा लंबा जाएगा. ठीक है, आई विल टेक 40 ऑड मिनट्स. ऑब्वियसली वील गो बाय लाइक डिसेंट पेस, ऐसे कोई भागेंगे नहीं, बट क्या है कि जो मैं टॉपिक अभी स्टार्ट कराऊंगा वो खत्म हो जाएगा 20-25 मिनट में, तो फिर उसके बाद वाला टॉपिक भी लगभग उतने मिनट का ही है. सो आई वांटेड लाइक उसको कंप्लीट कर दिया. ठीक है, सो यू ऑल अग्री विथ मी? कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir, no problem. ओके, आई थिंक बाकियों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं. बाकी जिसको नहीं पढ़ना और वो सिंपली अटेंडेंस लगा के सोने के लिए आया है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना. ओके, सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन स्टार्ट. और व्हाट वी कैन डू इज इन बिटवीन, इफ यू वांट, एक टॉपिक खत्म होने के बाद वी कैन हैव अ 2-3 मिनट्स ब्रेक, वो हो सकता है. ठीक है. ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. So if I talk about these slides, so what we have gone through is starting से start करते हैं. Concurrency control we were studying. तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कंकरेंसी क्या होती है, उसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं. तो जो नुकसान आते हैं उन नुकसान को कंट्रोल करने के लिए we do concurrency control, and hence it is said like it ensures consistency and reliability. So this is like basic concurrency control. क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये 3 मेन प्रॉब्लम आती हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन कंकरेंसी कंट्रोल का गोल क्या है वो नीचे लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. देन इतने सारे तरीके के कंकरेंसी कंट्रोल की कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं तो हम वो कर सकते हैं. लॉक बेस्ड हमने टेक्निक कल पढ़ी थी, कल इन द सेंस प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज ऑन फ्राइडे, एंड दैट्स अ वेरी बेसिक वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, क्योंकि लास्ट ईयर या उससे पहले कभी भी कोविड तो आया ही नहीं, तो फिजिकल मोड में हुए हैं. सो इफ यू ऑब्जर्व, मतलब लॉकिंग का क्वेश्चन जरूर आता है ना, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल का क्वेश्चन जरूर आता है. and this is the crux, growing and shrinking phase. I think this diagram is very important, very clear, है ना. एक एक करके ये छोड़ देते हैं लॉक, एंड इसी का आगे मॉडिफाइड वर्जन भी था. यू कैन सी दिस डायग्राम. एक एक करके लॉक लगाते हैं, बट रिलीज तब करते हैं जब सारे लॉक्स का काम खत्म हो जाएगा एक साथ, बीच बीच में नहीं करते. ठीक है, सो दिस इज लाइक मोर ऑफ स्ट्रिक्ट 2PL. ओके, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, डेडलॉक आ जाता है उसमें. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट इज मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी, है ना. पिटफॉल्स मींस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेडलॉक बताया था क्या होता है ना. टू पार्टीज like two transactions are holding some resources, and both of them are waiting for each other to like release the data item, then only they'll be able to complete the transaction. दो ट्रांजेक्शन है, दोनों ट्रांजेक्शन के पास एक एक रिसोर्स है. मान लीजिए T1 के पास A है and T2 has got B resource. Now T1 is saying जब तक T2 मुझे B नहीं देगा तब तक मैं A नहीं दूंगा, and vice versa. So that's called as deadlock, and that's the logic behind the deadlock. Very simple one. Okay. So now let us move toward multiple granularity. Multiple granularity का मतलब क्या होता है? I believe आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री. So केमिस्ट्री में जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, और अदरवाइज आल्सो थ्योरी, यू मस्ट हैव रेड अबाउट द ग्रैन्यूल्स, है ना. जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कहते हैं ना ये इससे मिलके बना है स्मॉल Yes, sir. ग्रैन्यूल्स आते हैं.
इवन आप कभी टी पीते हो या कोई कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीते हो एंड यू ऐड लाइक शुगर क्यूब्स इन दैट। एक तो होती है चीनी नॉर्मली जो ऑफिस में लोग चाय वाय पीते हैं, सो दे हैव दैट शुगर क्यूब। तो शुगर क्यूब क्या है, वो चीनी ही है बेसिकली, द स्मॉल ग्रैन्यूल्स आर देयर। उसको जैसे ही पानी में आप डालोगे वो ग्रैन्यूल्स अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे एंड फर्दर ग्रैन्यूल्स भी खत्म होके वो पानी में मिक्स हो जाएंगे, तो ग्रैन्यूल्स वो। Now, what is the concept of multiple granularity? Let me tell you that all data items to be of various sizes and define a hierarchy of data granularity, where the small granularities are nested with larger ones, can be presented graphically as a tree. When a transaction locks a node explicitly in the tree, it implicitly locks all the node descendants in the same node. सेम मोड। अभी क्या है, ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, लेट अस गो टू दिस डायग्राम, तब ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, जो पीछे स्टेटमेंट लिखी है वो क्लियर होगी। ओके, अगर आप अपने टेबल की या अपने डेटा की अगर बात करें, तो जो आप अपनी लैब में काम करते हो, ठीक है, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू इन योर लाइक लैब डीवीएमएस की, तो आप बेसिकली इस लेवल पे काम करते हो, एफ पे, है ना, एफ या एफ और आर के बीच में रिकॉर्ड। सो बेसिकली होता क्या है, इफ यू टॉक अबाउट अ डेटाबेस, मान, अच्छा चलिए ये बताते हैं। ओके, आप लोग अपना डीबीएमएस की लैब करते हो, तो आप ऑब्वियसली बात है टेबल्स बनाते होगे, स्टूडेंट का टेबल, एम्प्लॉय का टेबल, कोर्स का टेबल, लाइकवाइज डिपार्टमेंट टेबल। Yes, sir. नाउ टेबल से भी तो ऊपर कुछ होता होगा, है ना, और उसके ऊपर होते 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 एक फाइनल डेटाबेस होता होगा, है ना। तो ये एक हायरार्की होती है आपके डेटाबेस की। जैसे इट्स सिंपल, आई डोंट नो, आपने कभी मूवीज देखी होंगी, तो वो मूवीज में बताते हैं ना, ये हमारे वंशज थे, दोज वर आवर एंसेस्टर्स। तो वो कैसे बताते हैं कि एक पहले राजा थे, राजा के दो बच्चे थे, फिर उस एक बच्चे के दो बच्चे थे, फिर उसके फर्दर बच्चे। सो इसी तरीके के हायरार्की होती है। तो उसी तरीके से जो हायरार्की में सबसे ऊपर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे मेन होता है, दैट इज डीबी। डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। Database. अब उस डेटाबेस के बाद नेक्स्ट एक लेवल आता है एरिया, ठीक है। हमें अभी इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं आपको समझा रहा हूं। आप मान के चलो हायरार्की में सबसे ऊपर आता है डीबी, फिर उसके बाद आता है एरिया, फिर उसके बाद एफ स्टैंड्स फॉर फाइल्स, ठीक है, फाइल्स होती हैं। फिर उसके बाद कहीं जाके फाइल्स के बाद एक आता है हमारा, फाइल्स के बाद हमारा आता है रिकॉर्ड्स, ठीक है। नाउ अब जो प्रीवियस स्लाइड में वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अभी हमने आज से पहले वाली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉकिंग का, है ना, कि हमें जब जिस चीज की जरूरत हो तो लड़ाई ना हो और दूसरे को भी पता चल जाए कि वो मेरे लिए अभी अवेलेबल है या नहीं, तो जिसको पहले जरूरत है और अगर वो फ्री है उस पर लॉक लगा, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बस की सीटें खाली होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी एक सीट ले लेते हैं और अपने पास वाली सीट पे अपना एक हैंकी रख देते हैं, अपना हैंकरचीफ रख देते हैं। क्यों? कोई आता है, भाई साहब इसको हटा दीजिए, अरे नहीं नहीं मेरा एक फ्रेंड आ रहा है रहने, है ना। सो ये होता है। तो आप अब उस हैंकी से फायदा क्या हुआ, आपने उसको रिजर्व कर लिया सीट को, किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रीवियस लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि हम जो चीज को यूज करना चाहते हैं उसको हम लॉक कर लें। लॉक करने का फायदा ये होगा कि कोई दूसरा बंदा उसको यूज नहीं कर पाएगा, और जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेगा तो दूसरे बंदे को तब तक वेट करना, और जैसे ही रिलीज कर देगा, अनलॉक कर देगा, वो उसको एक्सेस कर पाएगा अगेन बाय लॉकिंग। तो यही चीज तो यहाँ भी है, डेटाबेस ही तो है ये। डेटाबेस के अंदर दो एरिया, फिर उसके अंदर फाइल और रिकॉर्ड, तो इनमें से भी तो किसी चीज को लॉक लगाओगे। तो वो ये कह रहा है प्रीवियस स्लाइड में कि लॉक आप कहीं भी लगा सकते हो, जहां आपका मन करे वहां लॉक लगा दो। अगर मान लो मेरा मन करता है मैं डीबी को लॉक लगाना चाहता हूँ, डीबी को लॉक लगा दो, ए को लॉक लगाना चाहता हूँ ए को, और मन करे सबसे नीचे लॉक लगाना चाहते हैं तो नीचे वाले को। लेकिन लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने
कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने इन सब में से किसी एक नोड पे लॉक लगा दिया, कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपने इनमें से किसी एक पे लॉक लगा दिया तो इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट उसके नीचे के सारे पे ऑलरेडी लॉक लग जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू Yes, गेटिंग? sir. Yes, sir. What I'm saying is, just in case if you happen to lock this A1, तो by default नीचे के सब पे लॉक लग जाएगा। आ रहा है समझ में? by default नीचे के सब पे लॉक लग जाए। I'll give you small example. मान लीजिए आप लोगों का घर है, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि अगर मैंने अपने घर के बाहर के मेन गेट पे लॉक लगा दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि अंदर का सब लॉक भी है। क्यों? नहीं है ना? Yes. Yes, sir. हाँ, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यही चीज वहां कहा जा रहा है। यहाँ अगर ध्यान से देखो इस थर्ड पॉइंट पे, व्हेन अ ट्रांजैक्शन लॉक्स अ नोड इन द ट्री एक्सप्लिसिटली, मतलब सबको बता के जानबूझ के एक नोड को लॉक किया जाए, तो इट इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट लॉक्स ऑल द नोड्स डिसेंडेंट इन द सेम नोड, जो नीचे की होती है। डिसेंडेंट मींस नीचे की, ठीक है? दिस इज वन। अब वो कह रहा है लॉक दो तरीके से लगता है, एक होता है फाइन ग्रेन्युलैरिटी, एक होता है कोर्स ग्रेन्युलैरिटी। फाइन ग्रेन्युलैरिटी ट्री के नीचे वाले हिस्से में लगती है, कोर्स ग्रेन्युलैरिटी ऊपर वाले में लगती है। अब सबके कुछ फायदे भी हैं और सबके कुछ नुकसान भी हैं। देख लेते हैं फायदे क्या है। अब मान लीजिए कोर्स ग्रेन्युलैरिटी है, तो कोर्स ग्रेन्युलैरिटी कहता है कि सबसे ऊपर वाले को लॉक लगा दो क्योंकि मुझे डीबी की जरूरत है। लेकिन लगा तो दो, फायदा भी है, लेकिन अब आप समझ सकते हो इससे नुकसान क्या होगा। मान लीजिए आपने पूरा डीबी को लॉक कर दिया, आपने पूरे डीबी को लॉक कर दिया, और मान लीजिए उस पूरे डीबी को लॉक करने से बाय डिफॉल्ट नीचे वाला भी सब लॉक हो जाएगा, लेकिन आपको जरूरत सिर्फ मान लीजिए FA की थी, तो बाकी सब तो वेस्ट जा रहा है ना। और हो सकता है कि उसी समय पर कुछ लोगों को मान लो FB की जरूरत पड़े या FC की जरूरत पड़े या A2 की जरूरत पड़े, तो वो कैसे मिलेगा? इसका मतलब अगर हम कोर्स ग्रेन्युलैरिटी की तरफ जाते हैं, इफ वी फॉलो कोर्स ग्रेन्युलैरिटी, तो उसमें हमें कंकरेंसी बहुत पुअर मिलती है, कम से कम। क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. अगर आप सबसे ऊपर वाले को लॉक लगा दोगे तो कोई और तो यूज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि नीचे का बाय डिफॉल्ट लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब इट हैज गॉट पुअर कंकरेंसी, लो कंकरेंसी। यही चीज यहां लिखी हुई है, लो कंकरेंसी। अच्छा, इसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी। मैंने आपको एक दिन ओवरहेड बताया था। ओवरहेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्क। तो इसमें कौन सा एक्स्ट्रा वर्क है? एक ही जगह पर आपको लॉक लगाना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइन ग्रेन्युलैरिटी, जो नीचे लगेगा लॉक, मान लीजिए मुझे सिर्फ FA की जरूरत है तो मैं FA पे लॉक लगाऊंगा, या मुझे RA2 की जरूरत है तो मैं उस RA2 पे लॉक लगाऊंगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसमें हमें क्या करना होगा। द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस इज कंकरेंसी आपको 100% मिल रही है। क्यों? मान लीजिए आपको RA2 चाहिए था, यू वर इन नीड ऑफ RA2 and somebody is requiring RC1, or for that matter someone is requiring RCM, तो उसको परफेक्टली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इतने छोटी छोटी जगह पे आपको लॉक लगाना पड़ रहा है, तो इस सब का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। दैट इज द ओनली रीजन। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखो तो उसमें लिखा है हाई कंकरेंसी मींस हाई लॉकिंग ओवरहेड। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब इस पूरे मल्टीपल ग्रेन्युलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट में तीन तरीके के लॉक लगते हैं। अभी तक तो हमने दो तरीके के लॉक सुने थे, S और X, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। अब क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को अरेंज करते हैं कि ऊपर वाला करूंगा तो बाय डिफॉल्ट नीचे वाला हो जाएगा लाइकवाइज, तो उसके लिए हमें कुछ और मोड्स ऐड करने पड़ेंगे मल्टीपल ग्रेन्युलैरिटी में। वो क्या होते हैं? वो ये है। पहला होता है इंटेंशन शेयर्ड, जिसको हम कहते हैं IS। अब इंटेंशन शेयर्ड का मतलब क्या है? इंटेंशन शेयर्ड क्या कहता है? वो ये कहता है इट इंडिकेट्स एक्सप्लिसिट लॉकिंग एट अ लोअर लेवल ऑफ द ट्री बट ओनली विद
शेयर्ड लॉक्स। वो ये कह रहा है कि वो इंडिकेट्स एक्सप्लिसिट लॉकिंग एट अ लोअर लेवल ऑफ द ट्री। आपको अगर कोई कहीं ऐसी जगह पे लॉक लगाना है जो नीचे का हिस्सा हो लोअर लेवल पे, और सिर्फ आपको शेयर्ड लॉक लगाना है, आप चाहते हो शेयर्ड लॉक लगाना, अपनी इच्छा से एक्सप्लिसिटली लगाना चाहते हो तो लगा दो, तो वो लॉक लगेगा IS। मान लीजिए मैं यहाँ पर RA2 पे कोई लॉक लगाना चाहता हूँ, तो मैंने RA2 पे अपनी इच्छा से बता दिया मैं एक लॉक लगाना चाहता हूँ, कौन सा, शेयर्ड वाला, तो वो कहलाएगा IS लॉक यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक? सेम लॉक है बट यहाँ पर एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और शेयर्ड भी हो सकता है। लिखा है इंडिकेट्स एक्सप्लिसिट लॉकिंग एट ए लोअर लेवल विद एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉक, लेकिन लगेगा लोअर लेवल पे। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज SIX? SIX says shared and intention exclusive। शेयर्ड भी है और IX भी है। देखते हैं क्या है, तो वो ये कह रहा है इसमें ये होता है the subtree rooted by that node is locked explicitly in shared mode। The subtree rooted by that node is locked explicitly in shared mode and explicit locking is being done at a lower level with exclusive mode। एक बार और पढ़िए इसको। The subtree rooted by that node is the subtree rooted by that node is explicitly the subtree rooted by that node is locked explicitly in shared mode and explicit locking is being done at a lower level with exclusive mode। मान लीजिए यहां पर मुझे FA को लॉक करना है। अगर मुझे FA को लॉक करना है और मैं चाहता हूं इसके नीचे के भी सारे लॉक हो जाए, तो जो FA होगा वो शेयर्ड मोड में होगा और उसके नीचे के सारे बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूसिव मोड में होंगे। आ रहा है समझ में? एक सब ट्री को अगर आप करोगे शेयर्ड में तो उसके नीचे के सारे एक्सक्लूसिव मोड में लॉक हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में आएगा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। एंड हियर इट इज रिटन intention locks allow a higher level node to be locked in S or X mode without having to check or descendant nodes। अब ये जो इंटेंशन लॉक हम लाए हैं इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हम एक पर्टिकुलर नोड को लॉक कर सकते हैं और हमें ये ज्यादा देखने की जरूरत नहीं कि नीचे वाले किस मोड में लॉक हुए हैं या नहीं, जो कि पहले प्रॉब्लम आ रही थी। हम एक को कर देते थे तो सारा बाकी ब्लॉक हो जाता। बेसिकली ये जो इंटेंशन मींस आपकी इच्छा अनुसार, तो इस इंटेंशन वाले का कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये आप जिस इंटेंशन मींस आपकी मर्जी, एज पर योर विल, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको लॉक कर सकते। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिली है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू हैव गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी, सो you are bound to get the higher concurrence। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। So this is one thing। नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। अब इसको आप चाहो तो लर्न कर लो, अदरवाइज इसको समझना थोड़ा सा आपको कम से कम 4-5 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखिए क्या होता है, अगर आप पुरानी वाली कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को अगर याद करोगे तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा। ठीक है, उसको समझना। पुरानी वाली क्या थी? SX की थी, उसमें सब क्रॉस होता था, सिर्फ SS में टिक होता था। ठीक है, ओके, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 5 तरीके के लॉक हो गए, और 5 तरीके के लॉक का लेवल क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो 5 तरीके के लॉक का लेवल है, अभी तक थे S और X। अब ये जो इंटेंशन वाले हैं ये S से पहले आते हैं, मतलब वो हल्के हैं S से भी। तो सबसे पहले IS, देन IX, देन S, और फिर X तो सबसे लास्ट में है एक्सक्लूसिव, और S और X के बीच में है SIX।
दिस इज वन थिंग। तो इसी ऑर्डर में हमने इधर हॉरिजॉन्टली लगा दिया, इसी ऑर्डर में हमने यहाँ वर्टिकली लगा दिया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, जो एक्स वाला होगा, जो लास्ट की रो होगी, उसमें सारे क्रॉस क्रॉस आएंगे, उसमें सारे क्रॉस क्रॉस आएंगे। अब ये देखिए, ये जो पहली रो है उसमें आईएस का इन सारे से हो रहा है, तो आईएस का सबसे ज्यादा सबके साथ मेल हो जाएगा, है ना। आईएस का क्योंकि शेयर्ड है, तो शेयर्ड का आईएस वाले शेयर्ड के साथ हो जाएगा, आईएक्स के साथ हो जाएगा, एस के साथ, ऐसा ही एक्स के साथ नहीं होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, एक्स वाली रो ये और एक्स वाला कॉलम सारे क्रॉस क्रॉस है, और जहां पर भी आईएक्स के साथ आप कर रहे होगे और आईएक्स के साथ करने पर आई के साथ अगर आई आ जाता है तो हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका नहीं हो पाएगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू एंश्योर। तो अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार समराइज करोगे, इसको आई एम श्योर आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। नाउ दिस इज द लॉजिक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उसी लॉजिक पे ये भी काम करता है। सो मे बी लाइक एक बार और मैं इसको समराइज कर देता हूँ एंड यू कैन गो थ्रू। नाउ अब यहाँ पर लॉकिंग होती कैसे है मल्टीपल ग्रैन्युलैरिटी। बेटा इसका भी म्यूट नहीं है, वो प्लीज म्यूट कर दीजिए, आदित्य राज, है ना। ओके, सो ये जितनी भी इसमें लॉकिंग होगी, दैट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो आपको ये मैट्रिक्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ओके, द रूट ऑफ द ट्री मस्ट बी लॉक्ड फर्स्ट। वो ये कह रहा है कि रूट ऑफ द ट्री को पहले लॉक करना चाहिए, और इसको हम किसी भी मोड में लॉक कर देंगे, क्योंकि अब ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि रूट को मैंने एस में कर दिया तो नीचे के सब लॉक हो जाएंगे, नहीं, अब तो हम इंटेंशन यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अ नोड क्यू, कोई भी नोड है, कैन बी लॉक्ड बाय कोई भी ट्रांजेक्शन। अगर कोई नोड है जिसको आप लॉक करना चाहते हो, एनी ट्रांजेक्शन वांट्स टू डू दैट, सो यू कैन डू इट एस में या आईएस में, लेकिन कब? only if the parent of q is currently locked by t in either ix or is। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाली कोई नोड ix और is मोड में लॉक होगी, तभी उसके नीचे वाली नोड s और is में लॉक हो पाएगी। क्योंकि इसी चारों में कंपैटिबिलिटी आपको मिलेगी, अदरवाइज कंपैटिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। उसी तरीके से a node can be locked by ti in x, six or ix only if the parent is locked in either ix or six। so ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये आपको उस मैट्रिक्स को फॉलो करके, तो आई थिंक इसके नीचे अब कुछ बचा नहीं है। ये तो टू फेज की बात कर, टीआई कैन, अच्छा अब ये अनलॉक की बात कर रहा है। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक तभी कर पाओगे जब आपके नीचे वाले ने कोई ऑलरेडी लॉक एक्वायर नहीं कर रखा होगा। अगर आपने नीचे की तरफ कोई लॉक एक्वायर कर रखा है, तो ऊपर वाली नोड को भी कोई नहीं छोड़ेगा। आ रहा समझ में? अगर आपने नीचे की तरफ कोई लॉक एक्वायर कर रखा है और ऊपर की नोड पे आप अनलॉक करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, वो नीचे वाला भी होना चाहिए अनलॉक, ठीक है। सो दिस इज लाइक, एंड यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑब्जर्व दैट लॉक्स आर एक्वायर्ड इन रूट टू लीफ ऑर्डर। ऊपर से नीचे लॉक की एक्वायरिंग होती है, लेकिन जब रिलीज करना होता है तो लीफ से रूट की होती है। तो आई थिंक दिस इज इजी, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसमें डेटा आपको पैरेलली बार बार पढ़ते रहना। So this is one more topic, timestamp. So what we can do is, in my watch it is 4:29. So we can have a 4 minutes break. 4:33 पे हम मिलते हैं, ठीक है। आप पानी वानी कुछ भी पी सकते हो। 4:33 पे we'll meet for another 20 minutes. That's it.
Okay, so shall we start? Yes, sir. See, this is very unfortunate कि आजकल का बच्चा पढ़ाई करता है सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए। मैं हर बार आपको 25 मिनट आधे घंटे में छोड़ देता था। इनफैक्ट आपकी क्लास के ही एक आधा बच्चे ने कहा कि नहीं सर ज्यादा पढ़ा दो, तो मैंने कहा नहीं, ऑफिशियली बोला गया है कि ज्यादा नहीं पढ़ाना, बच्चों को ओवरबर्डन नहीं करना। और आज मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों के लिए ही मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक को कंटिन्यू रखूं। एंड you can see strength is only 34. This is very disturbing, and I shouldn't use this word. It is somewhat shameful also. I don't know what to do. So you want me to proceed और मैं यहीं stop कर दूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाइए आगे। होना तो यही चाहिए स्पिरिट। ओके, नाउ हमने दो तरीके पढ़ लिए कंकरेंसी को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए। अभी तीसरा एक और तरीका होता है टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखते हैं कैसे होता है। अब वो कह रहा है कि लॉक मेथड हमने पहले यूज किया था, तो लॉक मेथड में हम काम कैसे कर पाते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थ्रू। तो आई थिंक आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो बच्चे लोग, तो आपको पता होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेज कि एक समय पर एक ही काम कर पाएगा, बाकी लोग उसका वेट करेंगे, और जब उसका काम हो जाएगा तो बाकी लोग काम कर पाएंगे। करेक्ट? यही होता है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now अब बात आती है टाइम स्टैम्प क्या होता है। So time stamp method maintains serializability by assigning a unique time stamp to every transaction and executing transaction accordingly. तो टाइम स्टैम्प क्या होता है कि किसी भी समय पर जो भी एक शेड्यूल के अंदर जो भी काम होगा वो उसको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा। और टाइम स्टैम्प क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप लोग लैब करते हो डीबीएमएस की, आप लैब में कभी क्या करना है, एक स्टेटमेंट डालना, सेलेक्ट सिस टाइम फ्रॉम डुअल, सेलेक्ट SYSTIME फ्रॉम DUAL। कभी किया ये? Yes or no? Have you tried this? अरे हाँ या ना तो बोलो। नो सर।
कभी करके देखना, आप देखोगे कि वो आपके सिस्टम का करंट टाइम बताएगा। नो, टाइम के साथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा, उस पूरे को कहते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ टाइम स्टैम्प। ओके, so what is a timestamp? An identifier for transaction used to permit ordering. Timestamp generated by the same timestamp manager monotonically increasing. Okay, this is. अब एक्चुअल उस पे आ जाते हैं, एल्गोरिथम क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से जीएलए में आपने फर्स्ट ईयर अपना बिताया होगा, कोविड से पहले पहले, होली की छुट्टियों से पहले पहले। तो जब आप कैंटीन में जाते थे तो मान लीजिए आपको चाउमीन डोसा कुछ खाना है, तो मान लीजिए दो फ्रेंड्स गई, एक ने पहले ऑर्डर दिया, एक ने दूसरे ने बाद में दिया। तो आइडियल सिनेरियो में किसको पहले खाना मिलेगा? सर जिसने पहले ऑर्डर दिया है उससे, पर ऐसा होता कहाँ है, कभी कभी डिपेंड करता है कि मांगा क्या है। अग्रीड, तभी मैंने कहा ना जनरल सिनेरियो में। तो आपने पहले आंसर दे दिया मुझे करेक्ट, जिसने पहले दिया जो पहले आया था उसको ही पहले मिलेगा। तो मान लीजिए आप आई और आपकी फ्रेंड आई, तो पहले आप आए तो एक टोकन मिला एक पर्टिकुलर टाइम पे। आप जैसे कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज्जा हट में गए तो कहते हैं ना वेट, तो जब आपको वो बिल देता है तो उसमें टाइम लिखा होता है कि किस समय पर वो बिल कटा है, और 5 मिनट बाद आपकी फ्रेंड आई तो उसके पे भी लिखा होगा बिल। ऑब्वियस सी बात है वो 5 मिनट ज्यादा होगा। तो किसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा? टाइम स्टैम्प उसका ज्यादा होगा जो बाद में आया हो। आप पहले आए तो आपका टाइम स्टैम्प है 10:12। आपके 5 मिनट कोई बाद आया तो उसका टाइम है 10:17। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. ओके, बस यही यहां लिखा है, इफ आई एम सॉरी, if an old transaction ti has timestamp TSTI, TS stands for timestamp और ब्रैकेट में TI, यानी कि कोई पुराना ट्रांजैक्शन है TI, वो जब आया था तब उसको एक टाइम स्टैम्प दिया गया कि TSTI, यानी कि वो 10:12 पर आया था। तो वो ये कह रहा है अ न्यू ट्रांजैक्शन जो उसके बाद में आया, नया ट्रांजैक्शन TJ इज असाइंड TSTJ। तो ऑब्वियस सी बात है TSTJ TSTI से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? मैं बहुत Yes, सिंपल sir. तरीके से बता रहा हूं। क्लियर? Yes, sir. Clear है। अब इसमें क्या है कि प्रोटोकॉल कह रहा है हर एक डेटा आइटम पे, भाई मान लीजिए चाहे ट्रांजैक्शन टीआई हो, टीजे हो, टीडब्ल्यू हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, भाई ट्रांजैक्शंस को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? डेटा आइटम। मान लो वो ए रिसोर्स को यूज करे, बी को करे, पी को करे, क्यू को करे। तो वो ये कह रहे हैं जैसे ट्रांजैक्शंस का टाइम स्टैम्प होता है वैसे ही हर डेटा आइटम का भी एक टाइम स्टैम्प होता है। जैसे एक ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प होता है वैसे ही हर डेटा आइटम के भी 2 टाइम स्टैम्प होते हैं, एक राइट का और एक रीड का। अब क्या होता है जरा पढ़ लेते हैं। W टाइम स्टैम्प ऑफ Q और WTSQ is the largest timestamp of any transaction that executed write Q successfully। वो ये कह रहा है अगर Q एक डेटा आइटम है तो Q को कोई भी राइट ऑपरेशन जब परफॉर्म करता है तो हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से देख के ये बताया है कि लगभग कोई भी ट्रांजैक्शन इस डेटा आइटम को लगभग मैक्सिमम इतने टाइम के लिए राइट करता है। मान लीजिए 25 सेकंड के लिए हम इसको हमेशा राइट करते हैं, यानी कि ये अगर 10:25 पर आया है तो 10:50 पे ओवर होगा, तो उसका वो जो 10:50 है वो उसका W टाइम स्टैम्प है राइट के लिए। उसी तरीके से उसका R टाइम स्टैम्प भी होगा, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड रीड क्यू सक्सेसफुली। सो दिस इज वन थिंग, ये अभी कॉन्सेप्ट है। नाउ अब एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इफ सपोज अ ट्रांजैक्शन TI इश्यूज अ रीड क्यू। अभी ध्यान से देखो, एक ट्रांजैक्शन TI आया है,
एक ट्रांजैक्शन टीआई आया है और और वो रीड करना चाहता है। एक ट्रांजैक्शन टीआई आया है और वो क्यू आइटम को रीड करना चाहता है। तो हम ये देख रहे हैं, हमें आप देखो 2 पॉइंट्स है 1 और 2। तो हम ये देखेंगे कि जो टीआई ट्रांजैक्शन है उसका टाइम स्टैम्प जिस डेटा आइटम पे वो रीड करना चाहता है क्यू पे, उसके राइट टाइम स्टैम्प से उसका टाइम स्टैम्प बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हो जाएगा, और अगर छोटा है जैसे कि पहले एग्जांपल पे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी मैं समझा देता हूं। देखिए वो क्या कह रहा है पहले पॉइंट पे कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टीआई इज लेस देन डब्ल्यू टाइम स्टैम्प क्यू देन रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। बात भी सही है बिल्कुल। कैसे अभी बताता हूं। आपका मान लीजिए ये जो TSTI है 10:12 पर ये आया है। 10:12 पे ये क्यू डेटा आइटम को रीड करना चाहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें उससे ज्यादा W टाइम स्टैम्प क्या है, क्यू का है। यानी कि मान लीजिए 10:12 पे टीआई रीड करना चाहता है और अभी W टाइम स्टैम्प उसका चल रहा है। मान लीजिए 10:25 पे क्यू का टाइम स्टैम्प खत्म होगा। तो जो चीज ऑलरेडी राइट हो रही है आप चलती गाड़ी में उसको रीड कैसे कर सकते हो। तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो तो लॉस्ट अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर, आ रहा है। ऑलरेडी अभी राइट हो रही है भाई। W टाइम स्टैम्प ज्यादा होने का क्या मतलब है कि वो अभी लंबे समय तक राइट होगा। जब वो लंबे समय तक अभी राइट होगा तो उस बीच में आप बीच दौरान में आप कैसे रीड कर पाओगे, क्योंकि रीड और राइट तो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लेकिन अगर TSTI का टाइम स्टैम्प W से ज्यादा है, यानी जब W मतलब Q पे राइट हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, जब वो हो जाएगा उसके बाद TI का टाइम स्टैम्प आया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी राइट हो चुकी होगी और राइट हो चुकी हुई वैल्यू को आप रीड कर रहे हो तो इट इज नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग इट। यस सर। बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन हियर फ्रॉम यू पीपल। मेरा क्वेश्चन ये है कि टीआई ने रीड इशू किया तो जो TSTI है हम उसको W टाइम स्टैम्प क्यू से 2 बार कंपेयर कर रहे हैं, हम रीड टाइम स्टैम्प से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे। क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में तो मैंने आपको बताया था कि R टाइम स्टैम्प भी होता है। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज टीआई रीड करना चाहता है क्यू को, तो हम राइट टाइम स्टैम्प से तो कंपेयर कर रहे हैं, बट हमने ये टीआई जो रीड क्यू करना चाहता है उसको आर टाइम स्टैम्प से कंपेयर क्यों नहीं किया। सर राइट में कुछ नया अपडेट हो रहा होगा तो बिल्कुल अपडेटेड चीज हमें मिले, इस वजह से है कि मतलब राइट होने के बाद जो हमें मिलेगा वो रीड करना ज्यादा ठीक रहेगा, वो मतलब अपडेटेड रहेगा, ऐसा कुछ। और कोई एनीवन एल्स। नो सर। इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं कंसेप्ट वीक है। देखिए बेटा क्या है कि अगर मैं इसको आर टाइम स्टैम्प से क्यों कंपेयर करूं, क्या फर्क पड़ता है आर टाइम स्टैम्प ज्यादा है या कम है, क्योंकि जो हम काम करना चाह रहे हैं वो भी रीड है, तो आर को आर से कंपेयर करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आर आर तो कभी कॉन्फ्लिक्ट करते ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। आर आर नेवर कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं चेक ही क्यों करूंगा। समझ में आ रहा है। भाई चेक तो तब करूं ना जब कोई कॉन्फ्लिक्ट टाइप की चीज हो। क्लियर। ओके। यस सर। अब लेकिन ये बेटा अभी तो बड़ा छोटा हमने सीखा है, अभी अभी असली चीज तो हमने सीखी नहीं। असली चीज ये है कि अभी टीआई ने इशू किया था रीड। अब मान लो अगर राइट किया होगा तो कैसे होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो वो देख लेते हैं। तो राइट किया होगा तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार चेक करेंगे, एक बार R टाइम स्टैम्प के लिए और एक बार W टाइम स्टैम्प के लिए। और
अगर दोनों ही केस में टीआई का टाइम स्टैम्प अगर छोटा होगा, अगर टीआई का टाइम स्टैम्प छोटा होगा तो हमेशा वो ऑपरेशन आपका रिजेक्ट होगा। पूछो क्यों? समझ में आ रहा है दूर से? आप देखो पहले केस में, अभी आप जिस चीज को राइट करना चाहते हो वो अभी रीड हो रही है और आगे तक रीड होती रहेगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई आप राइट परफॉर्म कर दो और वो रीड ऑलरेडी हो रही है तो गलत चीज रीड हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। और राइट टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी राइट कर चुके हो और वो वैल्यू आगे और राइट हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के केस में ट्रांजैक्शन कब पॉसिबल है? जब TSTI चाहे रीड हो या TSTI राइट हो, दोनों से बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। सर ये बात फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया, उसको अगर ध्यान से देखो तो TSTI राइट करना चाहता है, हमें पता है राइट रीड के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, राइट के साथ। तो जब भी TSTI का टाइम स्टैम्प कम होगा तो दिक्कत होगी ही होगी। दोनों केस में आप काम कर नहीं पाओगे। क्यों? पहला केस, अभी आप राइट करना चाहते हो किसको? जो वैल्यू ऑलरेडी रीड हो रही है। या तो रीड हो चुकी हो तो राइट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से सेकंड केस में जिस वैल्यू को आप राइट करना चाहते हो अभी वो राइट हो रही है और आगे और राइट होगी। अब देखो ना, W टाइम स्टैम्प ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? दोनों ही केस में आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं। हाँ, कब हो पाएगा? तब हो पाएगा जब TSTI की वैल्यू हमेशा चाहे R टाइम स्टैम्प से या W टाइम स्टैम्प से बड़ी होगी। अब नीचे देखो लिखा भी हुआ है पॉइंट 3 में, अदरवाइज द राइट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड like this and W time stamp is made to TSTI is set to TSTI। समझ में आ रहा है? यस सर। सर अगर इसमें ग्रेटर देन और लेस देन की जगह इक्वल टू लगा हो तो? बेटा देखो क्या होता है कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं ना, टाइम जो होता है, टाइम तो बराबर हो सकता है। जैसे मैं कहूं 10:12 पे एक स्टूडेंट आया और 10:12 पे दूसरा आया, लेकिन जब हम टाइम स्टैम्प की बात करते हैं, टाइम स्टैम्प हमेशा यूनिक होता है। एक यूनिक टाइम स्टैम्प अगर हमने किसी को दे दिया तो दूसरा किसी का कभी बराबर नहीं हो सकता। ओके सर। आप क्योंकि देखो मैंने कहा ना, आप करके देखना, सेलेक्ट टाइम फ्रॉम डुअल, वो पता है क्या बताएगा? 10:12 13 सेकेंड और पता 15-16 मिली सेकेंड। तो जब इस लेवल पे आप बात करोगे तो टाइम स्टैम्प हमेशा यूनिक हो। आ रहा है समझ में? यस सर। This is the concept. Okay. So next, this is very basic. इसी को अब उसने समराइज करके बताया है कि यहाँ पर क्या फायदे हैं और क्या नहीं है, एंड ये मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं है ये सब। एंड ये आप पढ़ सकते हो कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल इंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। जो प्रॉब्लम हमारी लॉकिंग में थी कि वहां डेडलॉक हो रहा था, तो यहाँ कभी डेडलॉक नहीं आएगा। एंड लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हो सकता है कि बट द शेड्यूल में नॉट बी कास्केड फ्री। कास्केड फ्री का मतलब होता है एक ट्रांजैक्शन गड़बड़ हुआ तो उसके साथ लगातार सारे गड़बड़ हो जाएंगे, तो ये यहाँ पॉसिबल है। और फिर उस केस में हो सकता है शेड्यूल आपका कभी भी रिकवर ना हो पाए। तो ये मैं बता चुका हूँ रिकवरेबल क्या होता है, कॉन्सेप्ट है ना। एंड दिस इज लाइक थॉमस रूल, ये आप इसको स्किप कर सकते हो अगर जरूरत पड़ेगी। ये वही है बेसिकली जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये इसको थॉमस रूल कह रहा है कब कब इग्नोर होगा, वो मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा सा। तो आई थिंक ये आप इसको खुद गो थ्रू कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। एंड मेनी थैंक्स टू द 23 स्टूडेंट्स हु आर हियर कि उन्होंने पेशेंटली वेट किया, एंड आई होप आपने सीखा भी होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बेटा।